वेलकम टू अनदर वीडियो। ये पहले वाले लेक्चर की जो एंटी पार्किंसन ड्रग्स थी उसकी कंटिन्यूशन, ये सेकंड पार्ट है। तो उसमें हमने पढ़ा था कि पार्किंसन डिजीज़ कैसे होती है और उनमें ड्रग्स की स्ट्रेटजी पढ़ी थी हमने कि स्ट्रेटजी कौन सी हो सकती है हमारी। यहाँ तो हम वो ड्रग्स देंगे जो प्रीकर्सर ऑफ द डोपामिन होंगी, मतलब जो प्रीकर्सर ऑफ द डोपामिन होंगी या डोपामिन के ब्रेकडाउन को रिड्यूस करेंगी, मतलब कि वो ड्रग्स जो CNS में डोपामिन की लेवल को इंक्रीज़ करें। ठीक है, उसमें हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, एक प्रीकर्सर और उसके अलावा हमने इनहिबिटर ऑफ द COMT और इनहिबिटर ऑफ मियो एंजाइम मोनोमाइन ऑक्सीडेज। और उसके अलावा चौथी कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि वो ड्रग्स जो एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करें, मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब हम पहले प्रीकर्सर ऑफ द डोपामिन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें लेवोडोपा है, ठीक है, एल डोपा। अब एल डोपा जो है बेसिकली पहली पॉइंट ये है कि इट इज़ अ लिपिड सॉल्युबल, इट इज़ अ लिपिड सॉल्युबल। अब जब लिपिड सॉल्युबल है तो लिपिड सॉल्युबल की वजह से ये क्या कर सकती है, इजीली क्रॉस दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे मतलब ये नॉन पोलर ड्रग होगी, लिपिड सॉल्युबल होगी, तो ये इजीली क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, मतलब इजीली क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब इट कैन गो इजीली इनटू द CNS। और इसके अलावा क्रॉस दी प्लेसेंटल बैरियर। तो मतलब ये तीनों पॉइंट जो हमें लिपिड सॉल्युबिलिटी मतलब लिपिड सॉल्युबल से पता चलती। तो कोई भी ड्रग हो लिपिड सॉल्युबल हो तो वो इजीली क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। ये हमें आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी पॉइंट इसकी कि टेकन जो है ये ड्रग जो हमें मतलब मील से बिफोर टेक करनी चाहिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। टेकन बिफोर द मील 30 मिनट्स टू 1 आवर तक से पहले हमें ये करनी चाहिए, क्योंकि मील में हमारी ज़ाहिर सी बात है, एक तो जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी वो स्लो होगी, और उसकी वजह से जब गैस्ट्रिक एम्पटिंग होगी तो ये जो गैस्ट्रिक एसिड है वो इस ड्रग को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और उसके अलावा के जो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स होते हैं, अगर वो हैं हमारी फूड में तो उसकी वजह से क्या होगी कि इसकी जो ट्रांसपोर्ट है GIT से, मतलब एब्जॉर्प्शन है, वो भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है एल डोपा के लिए और न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए वो सेम है। उस सेम वजह से जो है ये कम्पीट कर सकते हैं अपने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए एल डोपा से, तो एल डोपा की एब्जॉर्प्शन कम हो सकती है। और GIT में भी और CNS में भी जो हमारी मतलब ब्लड से CNS में जाती हैं ड्रग एल डोपा, उधर भी ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म है वो सेम ये न्यूट्रल अमाइनो एसिड के लिए भी और एल डोपा के लिए भी। तो हमें ये ख्याल करना चाहिए कि जब हम ये ड्रग दें तो वो न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स ना हो और बिफोर द मील हो। ठीक है जी। अब जब हमने ड्रग इनटेक किया, तो जब हम ड्रग इनटेक करेंगे तो उस ड्रग्स की कैसे एब्जॉर्प्शन होगी और ड्रग वो कैसे कैसे कौन कौन से हिंड्रेंस से गुजर के CNS तक पहुंचेगी, मतलब उसकी ब्रेकडाउन कैसे होगी पेरिफेरी में, और साइड इफेक्ट कौन से प्रोड्यूस करेंगे वो हम पढ़ेंगे। इन द पेरिफेरल टिश्यू इस ड्रग की क्या हालत होती है वो हम देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम सारी ड्रग देंगे वो सारी ड्रग तो नहीं पहुंचेंगी ना CNS पे, उसके साथ थोड़ी खिंचाई तो होगी ना बॉडी में हमारी। तो जैसे ही हम देंगे तो पहले देखें जो एल डोपा है उस पर एक एंजाइम ऐड करेगा जो जिसको हम बोलते हैं डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज। ठीक है, ये कहाँ पे हो जाए, ये बेसिकली मौजूद होता है GIT में मौजूद होता है और लिवर में मौजूद होता है। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, डोपामीन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब हमने ड्रग दी एल डोपा अपने पार्किंसंस को रिड्यूस करने के लिए, बट ये क्या हो गया कि ये पेरीफेरी में ही ये डोपामीन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, अब जब डोपामीन में कन्वर्ट हो गई, अब देखें डोपामीन है, डोपामीन के अगर आपको फिजियोलॉजिकल फंक्शन पता हो तो वो उसके रिसेप्टर होते हैं अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मौजूद होते हैं, मतलब वेसल्स पे D2 रिसेप्टर्स होते हैं जो वेजोडाइलेशन करवा सकते हैं। उसके जैसे साइड इफेक्ट, अब कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं इसके जैसे, साइड इफेक्ट कौन से आएंगे डोपामिन के जैसे, पहले तो CVS में टेकीर्दमिया हो सकती है, टेकीर्दमिया हो सकती है। ठीक है, और उसके अब टेकीर्दमिया क्यों हो सकती है, क्योंकि जो डोपामीन है, अब देखें डोपामीन जो हमने रीअपटेक मैकेनिज्म पढ़ा था कि जो हो सकता है कि एड्रेनर्जिक जो न्यूरॉन्स हैं जो हार्ट की तरफ आते हैं वो क्या करें, डोपामिन को रीअपटेक करें,
फिर वो डोपामिन को नॉरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करें, फिर वो नॉरेपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करें, वो नॉरेपिनेफ्रिन आके एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वेट करे और हार्ट रेट बढ़ा सकती है, तो टेकियार्डिया हो सकता है। ठीक है, तो ये एक साइड इफेक्ट आ सकता है। दूसरा पोस्चरल हाइपोटेंशन। पोस्चरल हाइपोटेंशन अब ये क्यों होता है? D2 रिसेप्टर की वजह से, रिसेप्टर्स ऑन वेजल्स। जब डोपामिन इम्पेयर करेगा तो वेजोडायलेशन होगी, जब वेजोडायलेशन होगी तो क्या होगा कि जब हम मतलब पोस्चरल मतलब जब उठेंगे तो बेसिकली क्या होता है, जब हम उठते हैं तो हमारी वेजल जो होती है मतलब हमारा जो ग्रेविटी के जैसे ब्लड थोड़ा नीचे ड्रॉप होता है, मतलब नीचे लेग्स में आ जाता है। तो अचानक क्या होता है कि हमारा सिंपैथेटिक एक्टिविटी फायर होती है और उसके जैसे हमारा जो है ना वेजल्स जो हैं मतलब वेंस मोस्टली वो क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जब कंस्ट्रिक्ट होंगी तो ब्लड जो है ना हार्ट की तरफ आता है, तो हमारा बीपी मेंटेन रहता है। बट अगर हम ये ड्रग मतलब डोपामिन के जैसे क्या होगा, वेजल मोस्टली वेंस जो हैं वो डायलेट होंगी। जब डायलेट होंगी मतलब वो उनमें वेजो डायलेशन होगी, तो जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी फायर करेगी उठने के टाइम तो क्या होंगी, वो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी। जब कंस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी तो हमारा बीपी ड्रॉप हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। ठीक है, और उसके अलावा दूसरा हो सकता है कि देखें अब डोपामीन इट कैन स्टिमुलेट दी कीमो ट्रिगर जोन। ठीक है, स्टिमुलेट कीमो ट्रिगर जोन। अब देखें अगर आपको कीमो ट्रिगर जोन का पता हो तो ये कहाँ पे होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, एनाटॉमी में हमने पढ़ा था। अब देखें इधर कीमो ट्रिगर जोन पे क्या होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। जब एब्सेंस होगी तो ये उधर स्टिमुलेट कर सकता है, क्योंकि डोपामिन क्या है, डोपामिन खुद जो है वो एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, पोलर कंपाउंड है। अब जब पोलर न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये सीएनएस को क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम डोपामिन भी ड्रग नहीं देते, उसका प्रीकर्सर देते हैं एल-डोपा, क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल है, ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ये पोलर है। तो अब देखें कीमो ट्रिगर जोन पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं है, तो उस वजह से क्या हो सकती है कि डोपामिन कैन ट्रिगर द कीमो ट्रिगर जोन एंड काजी नाजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, ये साइड इफेक्ट हो गए, एक टेकिर्दमिया, पोस्चरल हाइपोटेंशन और नाजिया एंड वोमिटिंग, 4 साइड इफेक्ट हो गए। अब देखें हमने एल-डोपा ड्रग दी बट हमारी वो तकरीबन डोपामिन में कन्वर्ट हो रही, तो हमें जो डिज़ायर फंक्शन है थेरापेटिक एक्शन वो तो हमें नहीं मिलेगा। तो उसको इस ब्रेकडाउन को रिड्यूस करवाने के लिए हम एक ड्रग देते हैं जो ब्लॉकर ऑफ द इनहिबिटर ऑफ द डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज होती है पेरिफेरी में, जिसको हम बोलते हैं कार्बिडोपा। ठीक है, अब कार्बिडोपा जब है तो ये इनहिबिटर है। ठीक है, तो हमारा ये सारे मसले हल हो जाएंगे, मतलब एल-डोपा हमारी डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होगी। जब कन्वर्ट नहीं होगी तो हमारे एल-डोपा ही मिलेगी हमारी। ठीक हो गया जी। अब ये एक हो गया। अब पेरिफेरी में सिर्फ ये एक एंजाइम नहीं होता, दूसरा भी एंजाइम होता है जो इसको ब्रेक डाउन करता है। वो कौन सा एंजाइम होता है? अब एक स्ट्रेटेजी ये हो गई। अब दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि जो एल-डोपा होता है हमारा, एल-डोपा पे एक और एंजाइम ऐड कर सकता है जो इसको 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट करेगा, और इस एंजाइम को हम कहते हैं COMT, कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, अब जब ये कन्वर्ट करेगा एल डोपा में 3O मिथाइल डोपा में 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट करेगा, तो ये एक टॉक्सिक कंपाउंड नहीं है, बट क्या करेगा बेसिकली क्या होता है कि इट कॉम्पीट्स एल डोपा, मतलब जब CNS में एल डोपा जाएगी, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होगा, तो ये जो 3O मिथाइल डोपा है ये एक मतलब नकारा कंपाउंड है, तो ये जो है ना इसके साथ कॉम्पीट करेगा ट्रांसपोर्ट के लिए। तो जब ये ज़्यादा बनेगा तो ये जो है मतलब एल डोपा वो कम जाएगी। ठीक है, तो इट कॉम्पीट्स विद द एल डोपा फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट कॉम्पीट्स विथ एल डोपा फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन CNS। ठीक है, इसके वजह से क्या हो गया एल-डोपा की, अब ये भी हमारा डिज़ायर फंक्शन नहीं होगा, ये भी मतलब हमारी डिसएडवांटेज है। तो फिर हमने इसके भी इनहिबिटर बनाए COMT के। उसके इनहिबिटर कौन से हैं? 2 हैं बेसिकली, टोल्केपोन और दूसरा है एंटाकेपोन। टोल्केपोन एंटाकेपोन। अब ये क्या है? इनहिबिटर ऑफ COMT। हमने स्ट्रेटेजी में पढ़ा था ना, यहाँ प्रीकर्सर देंगे, यहाँ हमने इनहिबिटर ऑफ दी COMT। अब ये इधर हो गए। ठीक है,
टोल्केपोन एंड एंटाकेपोन। ठीक है, अब इसमें जो टोल्कापोन है ये बेसिकली इसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं कि ये लिवर टॉक्सिक होती है। ठीक है, लिवर टॉक्सिसिटी काज करवा सकती है। अब देखें इसको याद रखने कैसे, इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, ये एल इधर भी एल, तो टोल्केपोन जो है लिवर टॉक्सिसिटी करवा सकती है। और ये मतलब सीएनएस में भी जा सकती है, सीएनएस में भी जा सकती है और पेरीफेरी में भी काम करती है। मतलब जो सीएनएस में सीएमटी होगा जो पोसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में मौजूद है उसको भी ब्लॉक कर सकती है और ये पेरीफेरी में भी ब्लॉक करती है। ठीक है, तो देखो अब जो एंटाकेपोन है वो लिवर टॉक्सिसिटी नहीं करवाती, तो ये बेनिफिट है। तो बेसिकली हम एंटाकेपोन अभी भी यूज़ करते हैं, टोल्केपोन नहीं यूज़ करते। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेज ये कि ये सीएनएस में क्रॉस नहीं करती और ये सिर्फ पेरीफेरी में ही काम करती है। ठीक हो गया जी। अब ये हो गए, अब मतलब हमने कितनी ड्रग्स पढ़ ली, 4 ड्रग्स हो गई हमारी, एल्डोपा, कार्बिडोपा और 2 ये सीएमटी इनहिबिटर, टोल्केपोन एंड एंटाकेपोन। अब एल्डोपा के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स ये आप दी एल्डोपा, इसको समझिए, हम रट्टा नहीं लगाना है, रट्टा लगाएंगे भूल जाएंगे फिर। ठीक है, जब रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे, कॉन्सेप्ट से समझना है कि कैसे साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब देखें साइड इफ़ेक्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक सीएनएस जो साइड इफ़ेक्ट हैं और दूसरे पेरिफेरल साइड इफ़ेक्ट। सीएनएस में क्या है कि पहला जो प्रॉब्लम आता है वो होते हैं साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स, साइकाट्रिक प्रॉब्लम। साइकाट्रिक प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? बिकॉज देखें एक हमारा पाथवे होता है मीजोलिम्बिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक सिस्टम मतलब ये मिड ब्रेन से जाएगा और लिम्बिक सिस्टम ये हमारा इन्वॉल्व होता है बिहेवियरल फंक्शन में। अब इसमें भी क्या होते हैं कि इसमें भी डोपामीन सिस्टम में डोपामीन न्यूरॉन्स होते हैं। अब जब अगर इन केस इसमें डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या होंगे? साइकाटिक प्रॉब्लम होंगे। अब हम एल डोपा दे रहे हैं, कभी कभी हो सकता है कि उसकी एक्टिविटी सीएनएस में बढ़ जाए तो इस सिस्टम में डोपामिन की लेवल बढ़ जाए तो हमें साइकाटिक प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इंक्रीज डोपामिन एक्टिविटी इन दिस पाथवे का साइकाटिक प्रॉब्लम्स। अब आपको पता चल गया कि एल डोपा जो है वो साइकाटिक प्रॉब्लम्स क्यों कॉज करवाती है। ठीक है, ये हो गया। अब साइकाटिक प्रॉब्लम्स में क्या क्या हो सकती हैं? एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, और कन्फ्यूजन हो सकता है, ये सारे साइकाटिक प्रॉब्लम टाइप्स है ना। हेल्यूसिनेशंस हो सकती हैं और उसके अलावा साइकोसिस हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा सीएनएस में जो दूसरा जो इसका है साइड इफ़ेक्ट वो है डिस्काइनेजिया। अब वो डिस्काइनेजिया का मतलब क्या है? एबनॉर्मल एक्सेसिव मूवमेंट्स, एबनॉर्मल एक्सेसिव मूवमेंट्स। अब ये क्यों हो रही हैं? देखें पहले हम क्या कर रहे हैं, डोपामिन की एक्टिविटी कम थी, डोपामिन की एक्टिविटी कम थी तो हम उसको सेट करने के लिए क्या कर रहे थे, एल डोपा दे रहे थे। अब कभी कभी वो एल डोपा वो बढ़ जाएगा सीएनएस में, तो बेसल गैंग्लिया में डोपामिन की एक्टिविटी जब बढ़ जाएगी तो डिस्काइनेजिया हो सकती हैं। ठीक है, डिस्काइनेजिया में क्या क्या आ सकती हैं? ट्रेमर्स आ सकते हैं, ठीक है, एथिटोसिस आ सकती है, तो ये डिस्काइनेजिया हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ये क्यों? इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामीन इन बेसल गैंग्लिया। ठीक हो गया जी, ये सीएनएस के साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब जो दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं पेरीफेरी पे, पेरीफेरल साइड इफ़ेक्ट्स। अब पेरीफेरल की भी अगर हम बात कर लें तो हमने कहा था कि पेरीफेरल में जो एल डोपा है वो डोपामिन में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो अगर जीआईटी की हम बात कर लें तो वो को क्या क्या करवा सकती है? एनोरेक्सिया का करवा सकती है, नाजिया, नाजिया क्यों? कीमोट्रिगर जोन को एक्टिवेट कर रही है, वोमिटिंग भी कीमोट्रिगर जोन को। ठीक है, अब सीबीएस की अगर हम बात कर लें तो टेकीर्दमिया, ठीक है,
पोस्चरल हाइपोटेंशन, और इसका जो लास्ट इम्पॉर्टेंट है वो है रिस्पांस फ्लक्चुएशन साइड इफेक्ट, कि जब हम ड्रग देते हैं ये ओवर द ईयर्स सम पेशेंट्स क्या होते हैं कि उनमें जो है ना रिस्पांस फ्लक्चुएशन आती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। एंड ऑफ डोज एकाइनेजिया हो सकता है, मतलब जब रिस्पांस फ्लक्चुएशन होंगे तो उसके दो टाइप हो सकती हैं, एंड ऑफ डोज एकाइनेजिया हो सकती है या ऑन ऑफ फिनोमेना। ये समझने की बुक में लिखी हुई है, आपको समझना चाहिए कि ये हो ये क्या। अब बेसिकली क्या होता है कि इसमें पार्किंसन डिजीज़ में जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मोस्टली, ठीक है, वो डीजनरेट हो जाते हैं, तो मतलब उधर कम होते हैं। अब ये जो डिस्ट्रक्शन है वो वेरी करती है पेशेंट तो पेशेंट, हर पेशेंट में सेम नहीं होगी ना डिस्ट्रक्शन, किसी में 80% डिस्ट्रक्ट होते हैं, किसी में 70, किसी में 90। तो जो अब एल डोपा देंगे वो सब पेशेंट पे सेम तरीके से एक्ट नहीं करेगी, सम पेशेंट में कम करेगी, सम पेशेंट में सही करेगी, मतलब उनके साइड इफेक्ट मतलब जो उसके प्रॉब्लम्स हैं साइंस एंड सिम्टम्स वो रिड्यूस करेगी, सम में इतने इफेक्टिव नहीं होगी, सब में तो करती नहीं है। मतलब अगर हम कहें कि सिर्फ 1/3 ऑफ द पेशेंट में लियो एल डोपा जो है वो काम करती है, उनमें मतलब डोपामिन जो न्यूरॉन्स है वो बचे होते हैं और इस वजह से वो काम करती है उधर। बट ओवर द ईयर्स अब देखें ये हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, हम ऐसी ड्रग नहीं है हमारे पास के जो डोपामिन जो न्यूरॉन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें। तो ओवर द ईयर्स जिन पेशेंट में 1/3 पेशेंट में वो काम कर रही है 4 या 5 साल के बाद, उनमें भी क्या होगा कि जो न्यूरॉन्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हमारी जो अगर हम एक डोज दे रहे थे पर्टिकुलर, लेट सपोज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ड्रग जा रहे थे और उधर एक्ट कर रहे थे, अब जब वो 10 मॉलिक्यूल्स वो न्यूरॉन उठा रहे थे, अब न्यूरॉन्स लेट सपोज 100 न्यूरॉन थे वो उठा रहे थे, अब वो 100 न्यूरॉन क्या हो गए 20 न्यूरॉन हो गए ओवर द ईयर्स। तो वो न्यूरॉन जो 20 न्यूरॉन है वो 10 मॉलिक्यूल्स को कम उठाएंगे ना, मतलब वो 3 या 4 उठाएंगे, बाकी तो बच्चे बाकी जो होगी वो पीछे रह जाएगी, जब पीछे रह जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं होगी। तो वो जो 3-4 मॉलिक्यूल हैं वो थोड़े टाइम के लिए उसको बेनिफिट देंगे, ठीक है, फिर क्या होंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएगी, फिर जब तक हम दूसरा डोज दें तब तक फिर वो सेम ही सिम्टम हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं ऑन एंड ऑफ फिनोमेना, मतलब जब ड्रग देंगे पहले तो वो बंदा ऑन हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा, ठीक है, बट जब क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जब तक दूसरा डोज आए उससे पहले ही क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो गई है न्यूरॉन की, वो फिर ऑफ हो जाएगा, मतलब फिर उसमें एकाइनेसिया आ जाएगी, ट्रेमर्स आ जाएंगे, रिजिडिटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये आने फिनोमेना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें डोज जो है ना मतलब रिपीटेटिव डोज देते हैं, ठीक है, और एंड ऑफ डोज एकाइनेसिया सेम ही, मतलब डोज जैसे ही खत्म होगा तो एकाइनेसिया प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक हो गया जी। अब इसमें इस साइड इफ़ेक्ट को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम एल डोपा का जो डोज है वो रिड्यूस मतलब रिपीटेटिव डोज देते हैं, या तो हम क्या करते हैं हम दूसरे टाइप ऑफ द ड्रग्स देते हैं जिनको हम बोलते हैं डोपामिन एगोनिस्ट। अब ये डोपामिन एगोनिस्ट जो हैं वो क्या आ गई हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द पार्किंसन डिजीज़ हैं। अब हम वो दूसरे लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह डोपामिन एगोनिस्ट और वो कौन कौन सी ड्रग हैं। फिलहाल तक अभी तक जो हमने ड्रग्स पढ़ी हैं वो कितनी पढ़ी हैं हमने ड्रग्स, एक एल डोपा पढ़ा हमने डिटेल में, इसके साथ कार्बिडोपा पढ़ा हमने, इसके साथ हमने 2 पढ़ी इनहिबिटर ऑफ COMT, ठीक, क्रिटिकल ओमेथाइल ट्रांसफरेज, टालकेपोन और एंटाकेपोन। स्टिल हमने 4 ड्रग्स पढ़ी हैं, ठीक है जी। बाकी हम ड्रग्स जो हैं दूसरी वो दूसरे लेक्चर में करेंगे, तब तक थैंक्स।